नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। पिछले 2 दिनों में तमाम अनुभवी गुणी नेताओं को सुनने और तमाम बड़े विश्लेषकों को पढ़ने के बाद भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी का सच क्या है। नीतीश जी ने इस्तीफा जब दिया था तो कहा नैतिकता है, तो अब क्या हम मान लें कि दलहित नैतिकता से बड़ी चीज होती है, या ये मान लें नीतीश जी की नैतिकता जीतन राम मांझी के साथ कॉम्बो पैक में आई थी और अब नैतिकता वाला ऑफर बिहार में समाप्त हो चुका है। उधर देखिए, अन्ना हजारे मैदान में फिर उतर गए हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है केंद्र सरकार के विरुद्ध। और किसानों की देखिए, जमीन के मसले पर गिरफ्तार होने वाले राहुल गांधी साहब भट्टा परसौल में गिरफ्तार हुए थे, याद कीजिए। वो सरकार से सवाल पूछने की जगह अब छुट्टी पर जा रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही है। ठीक भी है, राहुल गांधी अन्ना हजारे की भूमिका में है और अन्ना हजारे राहुल गांधी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। भूमिका को लेकर ही भारत में देखिए दुविधा की स्थिति में हर दल की स्थिति दुविधा की ही है। एनसीपी देखिए कह रही है बीजेपी का विकल्प है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का विकल्प है, कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी उसके विचार हथियाने का प्रयास कर रही है। मतलब दिग्विजय सिंह का ये बयान आया था कुछ दिनों पहले। तो स्थिति ये है कि बीजेपी जन विरोधी सरकार भी है कांग्रेस के हिसाब से, और बीजेपी ही कांग्रेस के विचारों को अपना भी रही है। यानी कांग्रेस खुद ही कह रही है कि उनके विचार एक तरीके से जन विरोधी हैं। अब पता करना होगा हमें और आपको मिलकर कि राहुल गांधी जी छुट्टी पर जा रहे हैं या दिग्विजय सिंह जैसे अपने सिपह सालारों से दूर जाने का एक बहाना हो सकता है। उम्मीद है कि इसका जवाब बिहार में कभी अशोक चौधरी साहब दें। आजकल अंग्रेजी भी बोल रहे हैं बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हो सकता है राहुल गांधी छुट्टी पर गए तो थोड़ा बेबाक हो गए होंगे। नहीं, मजाक कर रहा हूं। वैसे दरअसल राजनीति देखिए हमेशा अपने हिसाब से जनता का इस्तेमाल करना जानती है। पता चला है कि जयललिता के एक समर्थक ने खुद को सूली पर चढ़ा लिया और वो फिर से उन्हें मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहता है। इधर बिहार में भी याद कीजिए, बिहार में तस्वीर देखी कि जीतन राम मांझी के समर्थन में लोग उपवास रख रहे थे। और याद रखिए बेहद अहम बात, जयललिता अकूत संपत्ति की वजह से जेल गई और मांझी लगातार भोज खा भी रहे थे और भोज खिला भी रहे थे। तो उपवास से मांझी को समर्थन मिला, ये तो हमने आपने सबने देखा। पर मांझी के भोज से महादलितों को क्या मिला, ये महादलित समझें। एक और खबर आई थी, भगवान शिव को पैगंबर बताने वाले एक जनाब आजकल मुश्किल में आ गए हैं। ऐसे विषयों पर बड़े पत्रकारों को ही चर्चा करने दीजिए। हम और आप हमेशा की तरह छोटी खबरों का विश्लेषण करेंगे डीएनए में। बिहार की राजनीति ध्यान से देखिए तो उसके बहाने देश में संदेश देने की तैयारी हो रही है। संदेश यह है कि विपक्ष को एकजुट किया जा सकता है। दो वजह हैं जिसकी वजह से ऐसी कोशिश हमारे सामने दिख रही है। एक तो यह है कि बदलती राजनीति में कांग्रेस खुद के लिए रास्ता नहीं निकाल पा रही है, और दूसरी तरफ यह है कि देश में जो क्षत्रपों का वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं कम होते दिखा। पहली बार क्षत्रपों को एहसास हुआ कि बीजेपी भी एक बड़ी चुनौती है। भले ही वो अब तक यूपी, बंगाल या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सत्ता से या तो दूर थी या सहयोगियों के सहारे थी। तो पहले एक रिपोर्ट से हम शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे आपको और उसके बाद इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। जीतन राम मांझी सत्ता से दूर हो चुके हैं, पर मांझी ने बिहार की सियासत को 360 डिग्री पर घुमाना शुरू किया तो तमाम दल अपनी दिशा ढूंढने में लग गए। आरजेडी भी 90 डिग्री पर सीधे खड़े नजर आए। लालू यादव के बयान से व्यंग की छौंक कम होती दिखी। मांझी के विरोध के बावजूद उपेक्षा नहीं दिखी, और अपेक्षा इस हद तक कि मांझी के लिए सहानुभूति के शब्द ही जुबान से निकले। तस्वीर उस वक्त की देखिए जब मांझी के इस्तीफे के बाद लालू यादव से सवाल पूछा गया था। पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए है। खैर जो भी हुआ स्वागत है, मिलजुल करके काम करिए, बीजेपी को हराने में लग जाए। पहली बार लालू किसी बागी पर नरम दिखे, वो भी उस बागी पर जिसे बीजेपी के समर्थन से ऐतराज नहीं था। इसलिए सवाल ये है, क्या आरजेडी को भी हुआ समीकरण बिगड़ने का डर? ये सवाल इसलिए क्योंकि सामाजिक न्याय के जिस नारे के सहारे लालू यादव 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, उसे एक झटके में मांझी ने कटघरे में खड़ा कर दिया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जो हाल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे निचले पैदान पर रहने वाले जीतन मांझी को मौका मिला है, तो हम इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इधर 15 दिन में पता नहीं कौन करिश्मा हुई, किस तरह की बातें आई कि उन्होंने भी चुप लगा दिया। पहली बार हुआ कि लालू दलितों के उत्थान और एक दलित की अपील के बीच रास्ता निकालने का प्रयास करते दिखे। तो क्या ये मान लिया जाए
कि आरजेडी को भी वक्त रहते संभलने का एक मौका मिला है और आरजेडी जेडीयू के संबंध पहले से और भी बेहतर होंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक दोनों दलों के बीच के रिश्तों को लेकर दल के अंदर ही मतभेद उभरते रहे हैं। राजद के लोग नीतीश कुमार और जदयू के लोगों ने बनाया और उन्होंने हटाया। हम तक कहा कि भाजपा को नहीं आने देंगे, इसलिए जदयू का समर्थन हम में है। और अब जदयू वाला अपन बदल अदल करता है तो उसमें हमको क्या करना। जदयू अभी तक अलग पार्टी है, राजद अलग पार्टी है, दोनों दल का अपना अपना अस्तित्व है। अब उनके दल में क्या हो रहा है उस पर अभी हम नज़र रखे हुए हैं, इस पर अभी कुछ बोलेंगे नहीं। जदयू की सरकार को बिना शर्त इस वजह से समर्थन किया था कि भाजपा जो है चुनाव कराने के चक्कर में थी, चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती थी, यहाँ जो है विधानसभा भंग करके चुनाव कराना चाहती थी, प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहती थी। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने साथ दिया है। मांझी विरोध ने शक्ति परीक्षण के बहाने दोनों दलों को आईना दिखाने का काम किया। यानी अगर नेतृत्व की पकड़ ढीली हुई तो दलितों से पहले खुद के दल को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या यह मान लिया जाए कि अब लालू और नीतीश की एकता का खुलकर प्रदर्शन होगा? यानी जो काम मोदी लहर नहीं कर पाई वो मांझी असर कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत तो जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के संबंधों की तरह हुई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग ठीक तरीके से आपसे बातचीत कर पाएं। तो सवाल यही है कि जो मोदी लहर में नहीं हुआ, क्या वो मांझी का असर कर जाएगा बिहार में, या कर रहा है? लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए थे उसने नीतीश कुमार को वाकई झटका दिया था। नीतीश एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, पर असर नरेंद्र मोदी का इस तरीके से होगा इसका अंदाजा उन्हें भी कभी नहीं था। और इसकी वजह आप भी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना हुई, क्योंकि खेल सत्ता का है देखिए, और जनता के बीच नेता वही जिसके पास संख्या है। तो इस पैमाने पर नीतीश मोदी के आगे कहीं ना कहीं विफल साबित हुए, भावना में बहे भी और अब माफी मांगते हुए नजर भी आए। सवाल इसी राजनीतिक परिस्थिति को लेकर है कि क्या लालू और नीतीश के राजनीतिक संबंध पहले से और बेहतर होंगे। इसकी वजह यह भी है, आप आरजेडी नेताओं के बयान देखिए, खासतौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। उन्होंने तो चुप्पी ही साध ली, बहुत नाप तोल कर बोलते रहे। उसने कई सवाल खड़े कर दिए कार्यकर्ताओं के बीच। वो ये भी कहने से नहीं चूके एक समय में कि महागठबंधन हो ना हो, चुनाव के लिए आप तैयार हैं। यानी एक वक्त आरजेडी को लग रहा था कि मैदान में अकेले भी उतरा जा सकता है, और शायद नीतीश कुमार आरजेडी के मुताबिक या आरजेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अपने दल में इतना उलझ चुके हैं कि जीत का करिश्मा जो लगातार वो बिहार में कायम रख पा रहे थे, वो शायद इस बार दोहराने में नाकाम हो पाए। इसलिए एकला चलो से भी आरजेडी को परहेज नहीं था। ये जो सारी बातें हो रही थी उस समय, उस पर देखिए अचानक मांझी प्रकरण ने विराम लगा दिया। अभी आप सुनते हैं कहीं आरजेडी के नेता खुलकर ये कहते हुए कि नहीं, महागठबंधन की चर्चा करें या ना करें, या नीतीश नेता होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजों पर विराम लग गया। सवाल यही है कि उत्साह के जिस रथ पर सवार होकर आरजेडी निकली थी, उसे इस बात का क्या एहसास हुआ कि मांझी ने जो लकीर खींची वो सिर्फ नीतीश कुमार के दायरे को कम करने के लिए नहीं थी, बल्कि लालू यादव की पूरी राजनीति को भी अग्नि परीक्षा के दौर में खड़ा कर दिया गया। मांझी ने कभी भी लालू यादव की आलोचना नहीं की और लालू यादव भी मांझी की आलोचना से बचते रहे। इनफैक्ट जीतन राम मांझी ध्यान से देखिए तो हमेशा अपील करते रहे, आह्वान किया कि मन की आवाज सुनिए लालू जी, और लालू से मिला आश्वासन भी उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की। यानी लालू के सामने एक ऐसी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई जिसका ना तो वो खुलकर समर्थन कर सकते थे और ना ही विरोध कर सकते थे, या कर सकते हैं। आज भी देखिए जीतन राम मांझी के लिए तल्ख तेवर का इस्तेमाल आरजेडी की तरफ से नहीं हो रहा है अभी तक। तो क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मांझी प्रकरण ने आने वाले दिनों का एहसास कराते हुए आरजेडी को भी संदेश दिया कि फिलहाल नीतीश कुमार के साथ रहना ही बेहतर विकल्प है? क्या यह भी मान लिया जाए कि साथ चलने की स्थिति में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, कौन छोटे भाई की भूमिका में होगा, ये सारी परिस्थिति आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति से क्या गायब हो जाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि चुनौती इस बात की ज्यादा बड़ी है कि दलितों के बीच विश्वास को कैसे कायम रखा जाए। और जहां तक आरजेडी के लिए हृदय परिवर्तन की बात है, तो हाल ही में उनके नेता दावा भी कर चुके हैं कि मांझी के समर्थन में कई विधायक पाला बदल भी सकते थे। ये ठीक है कि ऐसा नहीं हुआ,
और आरजेडी की तरफ से लोग खुलकर जीतन राम मांझी के समर्थन में खड़े कम से कम नजर नहीं आए। पर क्या यही वो एहसास है जो राजनीतिक तौर पर लालू को नीतीश कुमार के और करीब लाने का काम करेगा? क्योंकि मोदी विरोध के नाम पर भले ही दलों के अंदर तलवारें खिंचती नहीं दिखी हों, पर मांझी और गरीब कल्याण के नारे के बहाने राजनीति चमकाने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मोदी लहर में एकता नहीं दिखी, वो शायद मांझी असर में दिख जाए आने वाले दिनों में। फिलहाल एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। देखिए, राजनीति में प्रयोग हमेशा होते रहते हैं और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। आखिर हर प्रयोग या हर दल देखिए जीतना ही चाहता है। मकसद हर दल का यह है कि प्रयोग जीत के रास्ते पर ले जाए। पर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो दशकों में होते हैं और ऐसे किसी भी परिस्थिति में सवाल उठता है कि रिस्क लेने वाले दल के साथ क्या उनके समर्थक जुड़े रहेंगे। ये सवाल देखिए फिलहाल बिहार की राजनीति में बीजेपी को देखते हुए उठ रहे हैं। बीजेपी को पारंपरिक तौर पर सवर्णों की पार्टी कहा गया। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे, याद कीजिए, इसी पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा था कि विरोधी आश्चर्यचकित हैं कि सवर्णों की पार्टी कही जाने वाले एक दल में एक गरीब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे बना दिया गया। नतीजा आप जानते हैं, मुझे चुनाव के रिजल्ट दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और अभी देखिए, अभी जो मांझी का विरोध एपिसोड हमने देखा, उसमें बीजेपी दलितों की राजनीति खुलकर करती देखी गई। यानी जो बीजेपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो उसकी झलक यहां पर देखने को मिली। तो क्या यह मान लिया जाए कि वाकई नरेंद्र मोदी की बीजेपी यही है जो किसी भी हद तक खुद को बदल सकती है? यानी आने वाले चुनाव में बीजेपी विकास के नारे को दूसरे स्थान पर रख सकती है। और सवाल पार्टी की छवि को लेकर ही नहीं है, बल्कि क्योंकि प्रधानमंत्री पार्टी का चेहरा है, तो क्या उनकी छवि को भी बिहार में नई तरह से परिभाषित करने की बीजेपी एक कोशिश करती दिखाई दे सकती है? एक रिपोर्ट दिखाना है। क्या बदल रही है बीजेपी या राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक ढल रही है बीजेपी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में बीजेपी एक अलग अंदाज में दिखी। पहली बार जनता का समर्थन पाने के लिए पार्टी ने दलित शब्द के इस्तेमाल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने कहा कि हम एक महादलित के अपमान के का बदला लेने के लिए उनके बगल में कल खड़े हैं और नीतीश कुमार का जो ढोंग और नाटक हो रहा है बिहार के अंदर, उसको हम एक्सपोज करेंगे जीतन राम मांझी के बगल में खड़े होकर। अब तक जिस राजनीति का आरोप लगाकर बीजेपी यूपी में मुलायम सिंह यादव और मायावती और बिहार में लालू यादव से टकरा रही थी, उसी राजनीति को पार्टी नया सूत्र बनाती दिखी। तो दो अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या क्षेत्रीय दलों से लड़ने का यही एक तरीका है? और अगर तरीका यही है तो बीजेपी के लिए इसमें कितना रिस्क है? दरअसल जीतन राम मांझी की बगावत ने बीजेपी के लिए वो रास्ता खोल दिया जिसके सहारे वो आरजेडी जेडीयू से उन्हीं के अंदाज में मुकाबला कर सकती थी। बीजेपी को लगा कि पहली बार विकास के नारे से अलग हटकर नीतीश कुमार को दूसरे मुद्दों के जरिए भी घेरा जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। नीतीश कुमार जी तो केवल सत्ता के स्वार्थ में एक महादलित को अपमानित करने का काम किया है। कल हम लोगों ने विधायक दल की बैठक की थी। हम लोगों ने विधायकों से जमीनी फीडबैक लिया है और भारतीय जनता पार्टी के आम विधायकों की राय थी जीतन राम मांझी जी को समर्थन करना चाहिए। हमने इस सारे विषय को और विधायकों की राय को पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को उससे अवगत कराया है। आज हम सेंट्रल लीडरशिप के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और उस निर्णय के आलोक में आज पुनः हम विधायक दल की बैठक करेंगे शाम को 6 बजे। उसमें हम अंतिम निर्णय करेंगे। पर सवाल उस राजनीतिक शैली को लेकर उठे जिससे बीजेपी अब तक दूर थी। जनसंघ के जमाने में भी पिछड़ों की राजनीति को सत्ता तक पहुंचने का मुद्दा नहीं बनाया गया था। तो क्या बीजेपी पहली बार बिहार में प्रयोग करने के मूड में है या प्रयोग करने को मजबूर हो गई है बीजेपी? बिहार में होने वाले चुनाव नीतियों से ज्यादा व्यक्तियों के नाम पर लड़े जाने की उम्मीद है। ऐसे में अगर बीजेपी नीतीश के रथ को रोकना चाहती है तो नजर उसी वोट पर होगी जो गठबंधन टूटने की स्थिति में नीतीश के प्रति आस्था जताएंगे।
यानी दलितों की चर्चा बीजेपी की मजबूरी है। तो सवाल यह भी है कि इस बदली हुई बीजेपी को अपनाएगा कौन? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी युग में बीजेपी में बदलाव का ये दूसरा मौका होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, बीजेपी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जनसंघ के जमाने को भी अगर आप याद करें, 1952 के बाद 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और 52 में पहले चुनाव हुए थे। तो 52 के बाद देखिए, किसी भी चुनाव में बीजेपी खुलकर दलितों के हित की बात किसी दलित नेता से भी ज्यादा करती नजर नहीं आई थी। तो पहला सवाल यही है कि बिहार में बीजेपी के इस नए अवतार के क्या मायने हैं? अभी जो बीजेपी है, इसके विषय में कहा जाता है कि यह नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और जादू मोदी का ही रहा कि पार्टी के अंदर भी विरोध के तमाम स्वर मोदी को मिले जनादेश के आगे खामोश हो गए। यानी मोदी नीति ही पार्टी के लिए बेहतर है, ये ना चाहते हुए भी मानने वालों की कोई कमी नहीं रही। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि लोकसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी की छवि एक चाय वाले की थी और बीजेपी ने जिस तरह से उसे एक आम भारतीय से या आम भारतीय के जीवन से जोड़ने में सफलता पाई, वो छवि क्या बदलने की तैयारी है? क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में अब जाति के आधार पर भी नरेंद्र मोदी की चर्चा हो तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। उन्हें भी पिछड़े वर्ग का बताया जाए और खुलकर बताया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। यानी बीजेपी की रणनीति में जो बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, उसके पीछे एक सच ये भी हो सकता है कि पूरी पार्टी को मोदी की छवि से ही जोड़ दिया जाए और चाय वाले नायक को भुला देने की बारी आ गई है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में एक चाय वाले की कहानी का असर हो जाए, इसको लेकर बहुत संशय है। पर एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की कहानी को लोग खुद से जोड़कर देख सकें, इसके अनुमान लगा सकते हैं। सवाल यह भी है कि यह प्रयोग बीजेपी की रणनीति है या बीजेपी की मजबूरी है। ध्यान से देखिए तो जीतन राम मांझी को बीजेपी ने नहीं अपनाया। बीजेपी ने कई बार कहा कि उनके भविष्य से उनको लेना देना नहीं है। उनके वादों को सिर्फ बिना सोची समझी घोषणाओं से ज्यादा कुछ भी मानने से इनकार कर दिया गया। सुशील मोदी ने खुलकर कहा कि जो वादे जीतन राम मांझी कर रहे हैं उसके कोई मतलब नहीं है, कोई माने नहीं है। उनकी राजनीति से बीजेपी ने दूरी बनाई, ये हम और आप सभी जानते हैं। और सहानुभूति अगर दिखाई भी गई तो सिर्फ इस दलील के साथ कि ये महादलित का अपमान है, इसलिए हम जीतन राम मांझी के साथ खड़े हैं। यानी बीजेपी जानती है कि मांझी जब नीतीश कुमार का खुलकर विरोध करेंगे तो दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और नीतीश कुमार के खिलाफ पड़ने वाले वोट अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं गए तो सीधा नुकसान बीजेपी का होगा। यानी पार्टी को एक ऐसा चेहरा सामने करना होगा जो जीतन राम मांझी की दलित राजनीति की काट भी हो और नीतीश कुमार के विकास को चुनौती भी दे। और मामला घूम फिर कर देखिए नरेंद्र मोदी पर आकर ठहर जाता है। यानी बीजेपी में आया ये बदलाव बिहार की राजनीति के हिसाब से उसकी मजबूरी है। पर अहम सवाल यहां पर यह कि पारंपरिक तौर पर जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्या पार्टी के इस नए अवतार में खुद को फिट कर पाएंगे? छोटा सा विराम, हाजिर होता है। बिहार की कमान नीतीश कुमार को वापस मिल चुकी है। भले ही अपनों से लड़ने की नौबत आ गई थी, लेकिन देखिए कमान तो कमान है और राजनीति में सिर्फ नतीजे ही मायने रखते हैं। और नतीजा यही है कि तमाम झंझावातों के बावजूद नीतीश कुमार ये साबित करने में सफल रहे कि उनसे बड़ा नाम कम से कम उनके दल में कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों पर विराम लग चुका है। कम से कम फिलहाल टेम्पररी तो थम ही चुके हैं सवाल। पर मामला देखिए सिर्फ दल का नेता बनने को लेकर नहीं है। नीतीश अच्छी तरह जानते हैं कि उनका मुकाबला पहली बार एक ऐसी पार्टी से है जो प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है। और दिल्ली की हार को भले ही बीजेपी पर आक्रमण का एक हथियार मान लिया गया हो, पर हकीकत यह भी है कि बिहार और दिल्ली की राजनीति में बड़ा फर्क है। चुनौती यही नहीं खत्म होती। मांझी को जब एहसास हुआ कि संख्या उनके पक्ष में नहीं जाएगी, सत्ता पर रहना मुश्किल होगा, तो उन्होंने राजनीति के पुराने फॉर्मूले को अपनाया। घोषणाओं का सिलसिला लगातार जारी हुआ। अब मांझी का पुराना फॉर्मूला नीतीश कुमार के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। ऊपर से अब तो सहयोगियों की संख्या भी बढ़ गई है और ये तमाम सहयोगी अपने लिए हक की मांग भी कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर सक्रिय होकर अपने वजूद को ढूंढने निकल भी चुके हैं। तो समस्या नीतीश जी के लिए बड़ी है। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए। मैं फिर सार्वजनिक तौर पर अपने किए की गलती स्वीकार करता हूं और पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं।
कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए, अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। मैं इतना लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। जीतन राम मांझी को सीएम बनाने के फैसले और उसके बाद के घटनाक्रम पर नीतीश माफी भी मांग चुके हैं और फैसले पर खेद भी जता चुके हैं। अब जब नीतीश दोबारा सीएम बने हैं तो उनके सामने चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त है। सहयोगियों को संतुष्ट करना होगा। नीतीश कुमार की कैबिनेट में सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी शामिल नहीं हैं। जाहिर है सहयोगी नीतीश पर दबाव बना सकते हैं। फैसलों को लेकर टकराहट की स्थिति में नीतीश क्या करेंगे? हालांकि बीजेपी के सहयोग से सरकार चलाने का उन्हें लंबा अनुभव है, पर इस बार एक नहीं कई सहयोगी हैं। महादलितों की नाराजगी। मांझी प्रकरण से महादलित तबका नीतीश से नाराज हो सकता है। नीतीश के शपथ ग्रहण के दिन मांझी के उपवास के आह्वान का असर भी दिखा। सूबे के कई हिस्सों में महादलितों ने नीतीश के विरोध में उपवास रखा। मतलब साफ है, महादलितों का एक तबका नीतीश से खुश नहीं है। इस डैमेज को कंट्रोल करना नीतीश के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। मांझी के फैसलों पर अमल करना। जेडीयू ने भले ही जीतन राम मांझी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पर बतौर मुख्यमंत्री वो लगातार हर संभव कदम उठा रहे थे जिससे नीतीश की राहें आने वाले समय में मुश्किल हो जाएं। मांझी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ठेकेदारी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की मंजूरी दी। सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने के मामले में अध्ययन के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला भी नीतीश कुमार को मुश्किल में डाल सकता है। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना। बिहार में हाल के दिनों में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। अपराधियों का राज कायम हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 8 महीना बाकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी चुनौती से कम नहीं। कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था दुरुस्त करने, अधिकारियों पर नियंत्रण रखने से लेकर अपनी पार्टी को भी ठीक रखना होगा। लालू फैक्टर। नीतीश कुमार लालू के शासन के विरोध में 2005 में चुनाव जीत कर आए थे। राजनीतिक मजबूरी ने उन्हें एक बार फिर लालू के साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया। पर सवाल यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी को क्या जनता बिहार के लिए जरूरी मानेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डीएनए में आज इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।